Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 20 January 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is, kangaroo care is useful for the treatment of। कंगारू केयर या कंगारू मदर केयर इनमें से किस कंडीशन के ट्रीटमेंट में उपयोगी है? सीजर्स, एब्डोमिनल पेन, हाइपोथर्मिया, एन्यूरेसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइपोथर्मिया। किसी न्यूबॉर्न बेबी में बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम ना हो जाए, इस चीज की प्रिवेंशन हेतु कंगारू मदर केयर उपयोगी होती है। कंगारू केयर को आप कंगारू मदर केयर के रूप में भी जानते हैं, शॉर्ट में इसे KMC कहा जाता है। इस केयर के अंदर बेसिकली न्यूबॉर्न बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रोवाइड करवाकर उसके बॉडी टेम्परेचर को कम होने से बचाया जाता है, यानी बच्चे में हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन होने से बचाई जाती है। किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का जन्म के समय जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। अगर इससे कम हो बॉडी टेम्परेचर तो ये कंडीशन हाइपोथर्मिया कहलाती है, और हाइपोथर्मिया के कारण बच्चों की डेथ होना एक बहुत ही कॉमन कंडीशन मानी जाती है। अगर किसी बच्चे की मदर बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद डेड हो जाए या फिर किसी इंटेंसिव सिचुएशन में हो जो बच्चे को KMC नहीं दे पा रही हो, तो इस सिचुएशन में इस बच्चे के पिता या कोई और फैमिली मेंबर भी बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट यानी KMC दे सकता है। ज्यादातर ये जो केयर है हम लो बर्थ वेट बेबीज को देते हैं, यानी जिन बच्चों का जन्म के समय वजन 2.5 केजी से कम है, 2.5 केजी से कम है, उनके लिए ये KMC जो केयर है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। इसके अलावा बच्चों में हाइपोथर्मिया की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाना भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the breast is brought in contact with the cheek of newborn, his mouth tries to find the breast, this is called। जब किसी न्यूबॉर्न बेबी के चीक पर यानी गाल पर ब्रेस्ट को टच किया जाता है, निपल को टच किया जाता है, तो वो उस डायरेक्शन में अपने माउथ को टर्न करके ओपन कर देता है। ये रिफ्लेक्स कौन सा रिफ्लेक्स कहलाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स। बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर गौर करिएगा, अगर आप सकिंग रिफ्लेक्स पर आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये आंसर नहीं है, मोरो रिफ्लेक्स भी आंसर नहीं है, प्लांटर रिफ्लेक्स भी आंसर नहीं है। ऑप्शन ए, इट इज कॉल्ड रूटिंग रिफ्लेक्स। जब न्यूबॉर्न बेबी के चीक एरिया पर निप्पल या किसी भी चीज को टच किया जाता है तो उस टच वाले साइड पर वो अपनी नेक को मूव करेगा और माउथ को ओपन कर देगा। उसी दौरान मदर को अपने ब्रेस्ट निपल को बच्चे के माउथ के अंदर रखना चाहिए, और निपल इंसर्ट करने के बाद बच्चा सकिंग रिफ्लेक्स शो करता है, निपल को सक करना शुरू करता है। तो बच्चे के गर्दन को घुमाकर माउथ को ओपन करना ये रूटिंग रिफ्लेक्स है। निपल का माउथ में जाना और उसके बाद उसे सक करना ये सकिंग रिफ्लेक्स है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if level is less than 20, then
टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन विल बी, अगर किसी व्यक्ति के अंदर आईक्यू का लेवल 20 से कम हो तो इसे किस प्रकार की मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है? मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, यहां पर ये रिपीटेड है, इसे हटा दीजिएगा, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। Yes, option 4 is correct. It is called profound mental retardation. यहाँ पर IQ यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन, और इसे कैलकुलेट करने के लिए MA अपॉन CA मल्टीप्लाइड बाय 100, इस तरह से इसे कैलकुलेट करते हैं। MA का मतलब है मेंटल एज और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी बच्चे की वास्तविक उम्र कितनी है ये क्रोनोलॉजिकल एज कहलाती है, और बच्चे का मानसिक विकास कितनी उम्र वाले बच्चे की तरह है इसे मेंटल एज कहते हैं। और इसे जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें किसी भी पर्सन का IQ पता चल सकता है। नॉर्मली जो IQ है वो 70 से 110 के बीच रहता है, और इससे कम वाले पर्सन्स को मेंटली रिटार्डेड डिक्लेयर किया जाता है। मेंटल रिटार्डेशन का जो क्लासिफिकेशन है वहां से प्रीवियस एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट डाउन कर लें, यह आपके बहुत काम आने वाला है। अगर किसी क्लाइंट के अंदर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है तो उसका जो IQ लेवल होगा वो 50 से 70 के बीच होगा, या यूं कह सकते हैं आप, अगर किसी पर्सन का IQ लेवल 50 से 70 के बीच में है तो आप इसे माइल्ड मेंटल रिटार्डेड पर्सन कहेंगे, और इस प्रकार के पर्सन को हम एजुकेट कर सकते हैं, दे आर एजुकेबल। अगर किसी क्लाइंट का IQ लेवल 35 से 50 के बीच हो तो आप उसे मॉडरेटली मेंटल रिटार्डेड पर्सन कहेंगे, और इन्हें हम ट्रेनिंग देकर सर्वाइवल योग्य बना सकते हैं। मतलब इन्हें अगर सिखा दिया जाए, ट्रेन कर दिया जाए तो ये अपने जीवन को जीने के लिए जो बेसिक काम होते हैं उन सभी को करने में सक्षम हो जाएंगे। हम इन्हें एजुकेट नहीं कर सकते, ट्रेन कर सकते हैं, इस चीज पर गौर कीजिएगा। अगर किसी पर्सन के अंदर IQ का लेवल 20 से 35 के बीच में हो तो इसे आप सीवियर MR कहेंगे, और ये पर्सन टोटली डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये पर्सन पूरी तरह से दूसरे लोगों पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। इन्हें अगर खाना खाना है तो भी दूसरा पर्सन अगर इन्हें खिलाएगा तो ही ये खा पाएंगे, और भी छोटे बड़े सभी इनके डेली लिविंग के काम किसी और की मदद के बिना ये नहीं कर पाएंगे, ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं। और अगर किसी पर्सन का IQ लेवल 20 से कम है तो इसे आप प्रोफाउंडली मेंटल रिटार्डेड पर्सन कहेंगे, और ऐसे लोगों को लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ये कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते, इन्हें एक छोटे बेबी की तरह केयर देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T lymphocytes आर इन्वॉल्व्ड इन, इनमें से T lymphocyte किससे संबंधित होती है? ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल्यूलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, both of these they do not produce immunity। T lymphocyte किससे संबंधित है? आंसर को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है कि इनके द्वारा इम्यूनिटी नहीं प्रोड्यूस की जाती, टी लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। आंसर आपका ह्यूमोरल और सेल्यूलर इम्यूनिटी में से एक में से रहेगा। अब आप अपना आंसर सेलेक्ट करें। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा सेल्यूलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दी जाती है। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं
सेल्यूलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, तो आप क्या बताएंगे? यस, द राइट आंसर इज बी, लिम्फोसाइट्स। ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, आपकी ये जो बी लिम्फोसाइट सेल है, ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, और इस प्लाज्मा सेल की वजह से ही इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं, या फिर आप इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एंटीबॉडीज का नाम दे सकते हैं। और इसी एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी मिलती है उसे हम ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार फिर से समराइज में जान लीजिए। टी लिम्फोसाइट्स हमेशा सेल्यूलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं। एड्स कंडीशन होने पर आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रभावित होती है। बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पूछा जाए तो बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती हैं। कैसे बनता है? बी लिम्फोसाइट सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है, और ये प्लाज्मा सेल इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमें एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इरप्शन टीथ इज, इनमें से सबसे पहले कौन सा टीथ इरप्ट होता है यानी आता है? अपर सेंट्रल इंसीजर, लोअर सेंट्रल इंसीजर, कैनाइन या फिर मोलार? सबसे पहले कौन सा दांत बच्चे में आता है? डेंटिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से कई बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लोअर सेंट्रल इंसीजर। लोअर सेंट्रल इंसीजर पहला दांत है जो कि बच्चे में देखने को मिलता है। आइए इससे जुड़े कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लें। सबसे पहली बात, हमारे पूरे जीवन काल में 2 बार टीथ इरप्ट होते हैं यानी दांत निकलते हैं। सबसे पहले जो दांत बचपन में आते हैं उन्हें हम प्राइमरी टीथ के नाम से जानते हैं, और ये संख्या में 20 होते हैं। प्राइमरी टीथ को कई बार मिल्क टीथ यानी दूध के दांत, डेसिडुअस टीथ, टेम्परेरी टीथ आदि नामों से भी जाना जाता है। इन दांतों के कंप्लीट निकलने के बाद सेकेंडरी टीथ आते हैं, जिन्हें हम परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं, और इनकी कुल संख्या 32 होती है। प्राइमरी टीथ निकलकर जब गिरने लगते हैं तो उनकी जगह पर नए दांत आते हैं, ये परमानेंट टीथ होते हैं, और इनकी कुल संख्या 32 होती है। अब हम बात करते हैं इनके नंबर्स की। प्राइमरी टीथ जो कि संख्या में हमने आपको 20 बताए थे, उनमें इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलार 0 होते हैं, और मोलार 8 होते हैं। इन सभी टीथ को याद रखने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस तरह से जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर सभी टीथ के नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है ये इंसीजर का है, फिर कैनाइन का है, फिर प्रीमोलर का है, और फिर मोलार का है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। सेकेंडरी टीथ की बात की जाए जो कि संख्या में 32 होते हैं, इसमें इंसीजर टीथ जो है वो 8 होते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 और 2 4, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इस तरह से 8 इंसीजर टीथ हैं। कैनाइन की बात की जाए तो ये संख्या में 4 होते हैं। प्रीमोलार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रीमोलार जो है परमानेंट टीथ है, और ये 6 साल के बाद निकलते हैं, और इनकी संख्या टोटल 8 होती है। और परमानेंट टीथ में मोलार टीथ की संख्या टोटल
12 होती है। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये टोटल 32 हो जाएगा। इसके अलावा जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहला प्राइमरी टीथ कौन सा होता है, सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है, तो आप बताएंगे लोअर सेंट्रल इंसीजर, लोअर सेंट्रल इंसीजर। और याद रखिएगा ये 6 महीने की उम्र पर निकल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट सेकेंडरी टीथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा होता है सबसे पहले परमानेंट दांत कौन सा निकलता है, तो आप बताएंगे मोलार टीथ। और ये याद रखिएगा 6 साल की उम्र में देखने को मिलता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बेसिक से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज postpartum woman having bleeding within a day after delivery is called as। अगर किसी वुमन को डिलीवरी के अगले दिन ब्लीडिंग हो पर वेजाइनल, तो इसे आप क्या कहेंगे? प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, थर्ड स्टेज हेमरेज, ट्रू पासपोर्ट पोस्टपार्टम हेमरेज। बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यस एग्जैक्टली द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज कॉल्ड प्राइमरी पीपीएच। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें हम रिवाइज करेंगे, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि पीपीएच का फुल फॉर्म होता क्या है। पीपीएच का फुल फॉर्म होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज। नोट कर लीजिएगा, पोस्ट पार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम का क्या मतलब होता है? पोस्टपार्टम का मतलब है डिलीवरी के बाद। पोस्ट मतलब बाद में, पार्टम मतलब डिलीवरी। अगर किसी वुमेन को डिलीवरी के बाद हेमरेज हो यानी ब्लीडिंग हो तो ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। और डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना एक नॉर्मल फाइंडिंग है, अक्सर होती है। लेकिन एग्जैक्ट पोस्टपार्टम हेमरेज की डेफिनेशन पूछ लें तो आप बताएंगे अगर किसी वुमेन को डिलीवरी के बाद 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो तो ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। डिलीवरी के बाद अगर वुमन को वेजाइना से मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो तो ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर हमने दो चीजें डिस्कस की। एक तो है प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच, और एक होता है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। इन दोनों में फर्क क्या है इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। अगर किसी वुमेन के अंदर बच्चे की डिलीवरी होने के 24 घंटे के अंदर अंदर, आफ्टर डिलीवरी विद इन 24 आवर्स ब्लीडिंग मोर देन सॉरी मोर देन 500 ml, तो ये कंडीशन प्राइमरी पीपीएच है। यहां पर गौर करने की बात क्या है, बच्चे के डिलीवर होने के बाद पहले 24 घंटे में अगर 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो इसे आप प्राइमरी पीपीएच कहेंगे, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। वहीं सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर क्या होता है, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, यहां पर नोट करिएगा, आफ्टर 24 hours of delivery more than 500 ml, more than 500 ml blood loss। डिलीवरी होने के 24 घंटे बाद 500 ml से ज्यादा यदि ब्लड लॉस है तो ये सेकेंडरी पीपीएच है। अब यहाँ पर इनके कॉज के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई प्राइमरी
पीपीएच का मेन कारण क्या है, सेकेंडरी पीपीएच का मेन कारण क्या है, ये चीज आपको जानना इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो याद रखिएगा, प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, या फिर आप यहां पर लिख सकते हैं एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस यानी कि डिलीवरी के बाद अगर यूट्रस में टोन ना हो, यानी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आना बंद हो जाए, तो ब्लीडिंग हो सकती है। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो वहां पर प्लेसेंटा भी वहां से निकलता है, तो यूट्रस के अंदर ओपन सेगमेंट्स रहते हैं। डिलीवरी होने के जस्ट बाद यूट्रस में लगातार कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं, जिसके कारण इन ओपनिंग्स पर दबाव पड़ता है। यहाँ मौजूद ब्लड वेसल्स के जो ओपन सिरे हैं उन पर दबाव पड़ता है, और इस दबाव के कारण वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन होता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए डिलीवरी हो गई, ब्लड वेसल्स ओपन है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इन ब्लड वेसल्स पर दबाव नहीं पड़ेगा, तो ब्लड लगातार यहाँ से फ्लो होता रहेगा और ब्लीडिंग रुक नहीं पाएगी। तो याद रखिएगा, डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंदर 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, यानी प्राइमरी पीपीएच है, तो इसका मेन कॉज एटॉनिक यूट्रस है, यानी यूट्रस में टोन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं सेकेंडरी पीपीएच के मेन कॉज की। तो यहां पर आप बता सकते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स, यहां पर आप बता सकते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स, यानी डिलीवरी के बाद यूट्रस में ही प्लेसेंटा के कुछ टुकड़े बच जाएं, तो उसकी वजह से अगर रुक रुक कर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सबसे बड़ा कॉज माना जाएगा सेकेंडरी पीपीएच का। सेकेंडरी पीपीएच को फिर से समझिएगा, बच्चे की डिलीवरी के 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद यदि 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तो ये सेकेंडरी पीपीएच है, और इसका मुख्य कारण प्लेसेंटा का यूट्रस में ही कुछ पार्ट रुक जाना माना जाता है, यानी रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स इसका कारण माना जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, patient complains of pain and has redness with swelling at the site of intravenous line. The nurse must. आपने किसी पेशेंट में आईवी लाइन कनेक्ट की, थोड़ी देर बाद ये पेशेंट आपसे कहता है कि उसे आईवी इंसर्शन साइट पर पेन हो रहा है। वहां पर देखने पर आप देखते हैं कि रेडनेस भी है और स्वेलिंग भी है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईवी कैन्यूला। हम इन्फ्यूजन यानी जो ड्रिप चल रही है उसे बंद करके कैन्यूला निकाल देंगे। ऑप्शन बी, स्टार्ट नेजल ऑक्सीजन। हम नेजल रूट से ऑक्सीजन शुरू कर देंगे। ऑप्शन सी, चेंज आईवी ट्यूबिंग एंड द सॉल्यूशन। हम आईवी ट्यूबिंग चेंज कर देंगे और सॉल्यूशन भी चेंज कर देंगे। ऑप्शन डी, अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक टू रेडेंड एरिया। हम रेडेंड एरिया में वार्म मॉइस्ट पैक अप्लाई करेंगे। बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एज अ नर्स जब आप हॉस्पिटल ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो ये कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, फेस करने को मिलेगी, और आपके द्वारा इसका जो सॉल्यूशन किया जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। Yes, the right answer is option A, stop infusion and remove IV cannula. हम इन्फ्यूजन को बंद कर देंगे और कैन्युला रिमूव कर देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि ये कंडीशन है कौन सी। इस कंडीशन को हम
फ्लेबाइटिस के नाम से जानते हैं। और फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन, इन दो के अंदर अक्सर कंफ्यूजन देखा जाता है। इस कंफ्यूजन को यहाँ हम दूर करेंगे। एक कंडीशन होती है फ्लेबाइटिस और दूसरी कंडीशन होती है इन्फिल्ट्रेशन। दोनों में फर्क क्या है? साइन एंड सिम्टम के बिहाफ पर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी क्लाइंट में आपने कैन्युला या आईवी लाइन लगाई है तो उसकी जो वेन होती है उसमें निडल से इरिटेशन हो सकती है और इसके कारण उस ब्लड वेसल में या उस वेन के अंदर सूजन आ सकती है। ये चीज फ्लेबाइटिस कहलाती है। और अगर उस ब्लड वेसल में जहां, जैसे मान लीजिए, इसको डायग्राम के थ्रू देखिएगा, ज्यादा याद रख पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए ये क्लाइंट की कोई ब्लड वेसल थी और आपने इसके अंदर कैनुला लगाया, इंसर्ट किया। अब ये कैनुला इस ब्लड वेसल की दीवार से इस जगह पर टच हो गया, तो इस जगह यहाँ पर क्या होगा? क्लाइंट में इंजरी हो गई, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा और ये हिस्सा क्लाइंट का जो है लाल हो जाएगा। इस तरह से पेशेंट को ऊपर से देखने पर यहाँ प्रॉब्लम दिखाई देगी, पेशेंट को दर्द भी होगा। तो ये चीज जो है ये फ्लेबाइटिस कहलाती है। दूसरा केस क्या है? जैसे कि ये ब्लड वेसल थी, आपने पेशेंट में कैनुला लगाया, निडल इंसर्ट की। अब ये निडल लगाते समय तो आपने बिल्कुल सही लगाई थी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा इसे आपने इन कर दिया, तो ये निडल जो है इस आईवी लाइन को पंचर करते हुए बाहर निकल गई। और अब जो जो भी फ्लूइड आप दे रहे हैं वो सारा फ्लूइड इस वेन के अंदर ना जाके वेन से बाहर इकट्ठा होने लग रहा है। अब पेशेंट के हाथ में जिस जगह पर है लगा हुआ ये आईवी लाइन, वहां सूजन आ गई है। तो ये चीज है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि आईवी लाइन का ब्लड वेसल को क्रॉस करते हुए बॉडी में चली जाना, जिससे कि जो फ्लूइड है, दवा है, वो ब्लड वेसल में ना जाकर दूसरे टिश्यू स्पेस में जाए। और फ्लेबाइटिस क्या है? जो निडल है वो रहेगी तो ब्लड वेसल के अंदर ही, लेकिन लगातार वहां से मेडिसिन या उसकी पोजीशन के कारण ब्लड वेसल के अंदर इरिटेशन हो जाती है, जिससे आसपास के टिश्यू में भी ट्रॉमा होता है और ऊपर से देखने पर ये हिस्सा लाल दिखाई देता है। ये कंडीशन फ्लेबाइटिस है। अब इसमें सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। फ्लेबाइटिस के सिम्टम्स में सबसे पहले हम बात करें तो पेशेंट को क्या होगा? पेन होगा। उसके बाद में पेशेंट को टेंडरनेस होगी। टेंडरनेस शब्द का मतलब होता है जब किसी बॉडी पार्ट को आप टच करते हैं, उसे प्रेस करते हैं, तो वहां दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप उस जगह से हाथ हटाते हैं वापस, तो वहां पर दर्द होना। यानी कि पेशेंट के टच पर पेन नहीं, टच को रिलीज करते समय पेन होना टेंडरनेस कहलाता है। इसके बाद स्वेलिंग होगी यहाँ पर। इसके बाद में फ्लो रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज फ्लो, क्योंकि जो स्वेलिंग आ चुकी है वेन के अंदर, तो फ्लो रेट भी आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, मेडिसिन आगे जाएगी ही नहीं या बहुत धीमे जाएगी। अब इनफिल्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो नोट करिएगा। यहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, और इस साइट को जब आप टच करेंगे तो ये मेडिसिन सारी टिश्यू स्पेस में पड़ी है, आगे जा नहीं पा रही है, तो इस जगह पर टच करने पर आपको कूल स्किन फील होगी, यानी यहाँ पर ठंडा ठंडा आपको महसूस होगा। और एडिमा होगी, बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये सब मेन फाइंडिंग्स यहाँ पर रहेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, कि टच करने पर अगर स्किन आपको कूल महसूस होती है तब तो ये है इनफिल्ट्रेशन, और अगर कूल महसूस नहीं हो रही है तो ये है फ्लेबाइटिस। इस सिम्टम के बिहाफ पर आप फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए, और इन्हीं बेसिक चीजों के बिहाफ पर नॉर्सेट एग्जाम आपके लिए टफ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस तैयार करता है। ये पॉइंट जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं नॉर्सेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक पॉइंट के बिहाफ पर आपका 1 नंबर बनेगा और उससे आपका सिलेक्शन भी होगा।
Take screenshot for your revision. Next question. A symmetrical fetal growth restriction is associated with, इन चारों ऑप्शंस में से किस कंडीशन की वजह से असिमेट्रिकल फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है? असिमेट्रिकल फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है बच्चे के शरीर का एक हिस्सा तो पूरी तरह से डेवलप्ड है, लेकिन एक हिस्सा पूरी तरह से डेवलप नहीं है। वहीं अगर सिमेट्रिकल फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कंडीशन होती तो उसके अंदर पूरा शरीर ही एक जैसा डेवलप होता और बहुत कम डेवलप होता। यहाँ पर आपको एसिमेट्रिकल के बारे में कॉज को सेलेक्ट करना है। क्या ये क्रोमोसोमल एब्रिएशन के कारण होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, इडियोपैथिक कंडीशन है ये यानी जिसका कोई कारण नहीं पता, या फिर प्लेसेंटल इनसफिशियंसी के कारण होता है? यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्लेसेंटल इनसफिशियंसी इज द कॉज। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कंडीशन हो, वहां पर बच्चे का ग्रोथ का ब्रेन जो है कभी भी अफेक्ट नहीं होता। चाहे असिमेट्रिकल हो या सिमेट्रिकल फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो, दोनों ही कंडीशन में बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ प्रभावित नहीं होगी। ग्रोथ प्रभावित होती है सिर्फ नीचे वाली बॉडी की, हेड से नीचे वाले पार्ट की। और अगर याद रखिएगा, असिमेट्रिकल फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन की कंडीशन है तो वहां पर कॉज जो है वो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है, यानी बच्चे के प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में किसी तरह की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बच्चे तक पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, और इस वजह से बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, और बच्चे का शरीर का एक हिस्सा बहुत ज्यादा डेवलप है, एक कम डेवलप है। वहीं पर अगर सिमेट्रिकल फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन की कॉज आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे क्रोमोसोमल एवरिएक्शन, यानी बच्चे का जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम है, उसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, और इसी डिफेक्ट के कारण बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following antibodies occurs as a pentameric structure? इनमें से कौन सी एंटीबॉडी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर वाली होती है? IgA, IgG, IgE, IgM? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस एग्जैक्टली, यहां पर ऑप्शन डी सही माना जाएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन एम, जो कि एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि 5 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। इसे याद रखने के लिए आप एम बनाकर इसके हर कॉर्नर पर एक सब यूनिट को बिठा दें। 5 सब यूनिट हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। एम के अंदर 5 सब यूनिट्स को बिठा दिया तो ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बन गई। इसके अलावा आईजीएम को हम मिलेनियर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, 90,000 से 1 लाख के बीच में। तो आईजीएम पेंटामेरिक स्ट्रक्चर वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है। ये साइज में सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 90,000 से 1 लाख के बीच होता है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसलिए इसे मिलेनियर मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली एंटीबॉडीज हैं जो कि हमें इन्फेक्शन आदि से बचाने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट एट बर्थ इन टर्म न्यूबॉर्न बेबी। अगर किसी बच्चे का जन्म टर्म प्रेगनेंसी पर हुआ है, 37 से 42 सप्ताह के बीच हुआ है, तो उसमें नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होगी? 80 टू 100, 70 टू 110, 120 टू 160, 100 टू 120?
The right answer is option C, 120 to 160 beats per minute. न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हार्ट रेट 120 से 160 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है उसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, मीजल्स वैक्सीन शुड बी गिवन एट 9 months ऑफ एज। मीजल्स का वैक्सीन 9 महीने की उम्र पर दिया जाता है। ऑप्शन बी, डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज 0.5 ml intramuscularly given at birth, 1 month and 6 months of age। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 3 बार लगाया जाता है, बर्थ पर, 1 महीने की एज पर, 6 महीने की एज पर। रूट इंट्रामस्कुलर होता है और डोज 0.5 ml होती है। BCG वैक्सीन गिवन एट बर्थ via intradermal route, dose 0.05 ml to prevent TB। BCG वैक्सीन जन्म के समय इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है और इसकी डोज 0.05 ml होती है और इसके द्वारा टीबी डिजीज से प्रोटेक्शन मिलती है। ऑप्शन डी, रोटा वायरस वैक्सीन गिवन बाय इंट्रानेजल रूट। रोटा वायरस वैक्सीन इंट्रानेजल रूट से दिया जाता है। अपकमिंग CHO एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। याद रखिएगा, जो रोटा वायरस वैक्सीन है ये बच्चों को हमेशा ओरल रूट से दिया जाता है। 5 ड्रॉप्स इसकी डोज होती है और ये बच्चों को रोटा वायरस से प्रोटेक्शन देता है। रोटा वायरस बच्चों में डायरियल कंडीशन के लिए सबसे बड़ा कॉज माना जाता है। बच्चों में डायरिया का सबसे बड़ा कारण रोटा वायरस इन्फेक्शन को माना जाता है और इससे प्रिवेंशन करवाने के लिए हमेशा रोटा वायरस वैक्सीन लगाया जाता है और ये ओरल रूट से देते हैं। 5 ड्रॉप्स इसकी डोज होती है। तो यहाँ पर बताया गया ये इंट्रानेजल रूट ये गलत चीज है, गलत ऑप्शन है। अब रिमेनिंग पॉइंट्स की यदि बात की कर ली जाए तो सबसे पहले लिखा गया था कि मीजल्स वैक्सीन शुड बी गिवन 9 months ऑफ एज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। मीजल्स को आप रूबी ओला के नाम से भी जानते हैं और इसी डिजीज कंडीशन के अंदर बच्चे के माउथ के अंदर पॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। पॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं? बक्कल म्यूकोसा पर यानी माउथ के अंदर लाल बेस पर सफेद दाने जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे हम पॉप्लिक स्पॉट कहते हैं और इसी के बिहाफ पर हम रूबीओला या मीजल्स डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब बच्चे को मीजल्स का वैक्सीन 9 मंथ पर लगाने के लिए हॉस्पिटल बुलाया जाता है, उसी के साथ हम बच्चे को विटामिन ए की पहली खुराक भी देते हैं जो कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है। इसके अलावा मीजल से आपसे पूछा जा सकता है कि मीजल वैक्सीन को तैयार करते समय यानी डाइल्यूट करते समय या रिकॉन्स्टिट्यूट करते समय कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, डाइल्यूएंट यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, मीजल्स वैक्सीन हमेशा डिस्टिल वाटर के अंदर तैयार किया जाता है। नोट करिएगा, डिस्टिल्ड वाटर। मीजल्स वैक्सीन हमेशा डिस्टिल्ड वाटर के अंदर मिक्स करके रिकॉन्स्टिट्यूट या तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो कि हेपेटाइटिस डिजीज से हमें प्रोटेक्शन देता है। उसे उसकी जो डोज है बिल्कुल सही है, 0.5 ml होती है। ये इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है, जन्म पे लगता है, बिल्कुल सही है। 1 महीने की एज पर लगता है, 6 महीने की एज पर लगता है।
ये सभी पॉइंट्स यहाँ से सही हैं। नेक्स्ट आता है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन के बारे में नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा यहाँ से इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। बीसीजी की फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेटी गुवेरिन। नोट कर लीजिएगा, बेसिलस कालमेटी गुवेरिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और बीसीजी वैक्सीन जब तैयार किया जाता है तो इसे तैयार करने के लिए जो रिकॉन्स्टिट्यूएंट या सॉल्यूशन यूज किया जाता है वो होता है नॉर्मल सेलाइन। कौन सा होता है? नॉर्मल सेलाइन। NS आप लिख सकते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं आप इसे। अगर आपने बीसीजी वैक्सीन को डिस्टिल वाटर के साथ डिसॉल्व करके लगाया, रिकॉन्स्टिट्यूट करके लगाया, तो ये इरिटेशन कॉज कर सकता है। और बीसीजी का वैक्सीन हमेशा इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है और इसकी डोज 0.05 ml होती है और इससे टीबी डिजीज से प्रोटेक्शन मिलती है। यहां से ये सभी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर। प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, adequate supply of safe water and sanitation, promotion of food supply and proper nutrition. Option D, all the above. The right answer is option D, all the above. प्राइमरी हेल्थ केयर के जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनका नंबर होता है 8। आइए वन बाय वन सबके बारे में बात कर लें। Alma Ata Declaration put forward 8 essential components of primary health care. They are अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन के द्वारा प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 इसेंशियल कंपोनेंट्स बताए गए थे। आइए जान लेते हैं ये कौन कौन से थे। सबसे पहला है एजुकेशन अबाउट प्रीवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल देम। जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना और कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सब सिखाना, ये प्राइमरी हेल्थ केयर का पहला इसेंशियल कंपोनेंट है। सेकंड, फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड सप्लाई और न्यूट्रिशन को देना। थर्ड है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, सेफ वाटर पर्याप्त मात्रा में हो, साफ पानी हो और सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, ये इसका इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फैमिली प्लानिंग, बच्चे और माँ की हेल्थ अच्छी हो, फैमिली प्लानिंग का नॉलेज हो, ये सब भी इसके अंतर्गत दिया जाता है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इंफेक्शियस डिजीजेस, इम्यूनाइजेशन भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज, जितने भी एंडेमिक डिजीज हैं जो कि कम्युनिटी में हमेशा पाए जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते, उन सभी को कैसे प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, इसके बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इन्फेक्शंस एंड लास्ट इज प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। ये सभी 8 इसेंशियल कंपोनेंट्स माने जाते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी? इवॉन पावलोव के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा, वाटसन के द्वारा, एर्नोल्ड के द्वारा। The right answer is ऑप्शन ए। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो थी इवॉन पावलोव के द्वारा दी गई थी।
क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये इवॉन पावलोव के द्वारा दी गई थी। ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। इवॉन पावलोव रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीएफ स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो आप बताएंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नोट कर लीजिएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर द्वारा दी गई थी और इवॉन पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट ऑप्शन, इंपॉर्टेंट वन, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए साइलेंट किलर कौन सा डिजीज माना जाता है? किस डिजीज को आप, किस कंडीशन को आप बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए साइलेंट किलर मानते हैं? यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। अगर जन्म के समय बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोथर्मिया कहलाती है और इसे ही हम साइलेंट किलर फॉर न्यूबॉर्न बेबीज मानते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अडल्ट पर्सन्स के लिए साइलेंट किलर किस कंडीशन को कहा जाता है, तो आप बताएंगे हाइपरटेंशन को। हाई ब्लड प्रेशर का रहना, हाइपरटेंशन, अडल्ट्स के लिए साइलेंट किलर के रूप में जाने जाने वाला डिजीज है। साइलेंट किलर का मतलब है कि ये कंडीशंस अगर किसी को होती हैं तो उसे पता भी नहीं चलता और उसकी धीरे धीरे डेथ तक हो जाती है। जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसने कभी गौर नहीं किया, उसने अपना बीपी को कभी चेक नहीं कराया, लेकिन उसे हाइपरटेंशन था। धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसकी आईज इफेक्ट हुई, उसकी किडनी अफेक्ट हुई, उसके और वाइटल्स अफेक्ट हुए। जब कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, बहुत हाई अर्ली एडवांस स्टेज में पेशेंट पहुंच जाता है, तब जाकर उसे समझ में आता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है। वो डॉक्टर के पास जाता है, जांच करवाता है, तो पता चलता है कि हाइपरटेंशन के कारण उसका हार्ट, किडनी, आईज, बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और अब उसका बच पाना मुश्किल है और फाइनली उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि हाइपरटेंशन जो है अडल्ट्स के लिए साइलेंट किलर है। और उसी प्रकार से हाइपोथर्मिया भी होता है। जैसे कि हमें जब कभी ठंड लगती है तो हमारी बॉडी के अंदर शिवरिंग मैकेनिज्म है। हमें जैसे ही ठंड लगती है तो हमारी बॉडी में कपकपाहट शुरू हो जाती है। हम जर्किंग मूवमेंट करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, शेकिंग मूवमेंट करते हैं और ऐसा होने से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा, गर्मी पैदा होती है और हमें ठंड कम लगती है। जब भी आपको ठंड लगने के कारण शिवरिंग हो, कपकपाहट हो, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी अंदर मूवमेंट करके एनर्जी बना रही है, गर्मी बना रही है ताकि आप ठंड से बच सको। लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर शिवरिंग मैकेनिज्म नहीं होती क्योंकि उनका जो ब्रेन है, हाइपोथैलेमस है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता और इस वजह से उन बच्चों के अंदर हाइपोथर्मिया यदि हो जाए तो उनके डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, हाइपोथर्मिया जो है बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए साइलेंट किलर है। हाँ, बच्चों में हाइपोथर्मिया कंडीशन से बचने के लिए ब्राउन एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं जो बच्चे को इस चीज से प्रिवेंट करते हैं और वो अडल्ट्स में काम नहीं करते। अडल्ट्स में शिवरिंग मैकेनिज्म होती है। यहाँ से कुछ और पॉइंट्स को जान लेते हैं, जैसे कि हाइपोथर्मिया की कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन क्या होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि न्यूबॉर्न बेबीज में माइल्ड हाइपोथर्मिया होने पर टेम्परेचर कितने से कितने के बीच में होगा, तो आप बताएंगे 36 से 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर न्यूबॉर्न बेबीज के नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये न्यूबॉर्न बेबीज का नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। अगर 36.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी कम हुआ तो बच्चा माइल्ड हाइपोथर्मिया में आ जाएगा और अगर 35.9 से 32 डिग्री के बीच में बच्चे का टेम्परेचर है तो वो मॉडरेट हाइपोथर्मिया में है और अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है टेम्परेचर तो समझ लीजिए बच्चा सीवियर हाइपोथर्मिया कंडीशन में चला गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस इज मोर डेंजरस? इनमें से कौन सा डेंगू वायरस का सीरोटाइप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, टाइप 2। याद रखिएगा, डेंगू वायरस टाइप 2 सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है और डेंगू डिजीज को आप ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट की। ओवम और स्पर्म को हम कंपेयर करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो आप बताएंगे ओवम। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ओवम। लेकिन अब आप कहेंगे कि मेल्स के अंदर तो ओवम होता ही नहीं है, तो मेल की बॉडी में अगर पूछ लिया जाए लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो आप बताएंगे नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स। स्पर्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है ह्यूमन बॉडी की। अब फीमेल के अंदर स्पर्म तो होता नहीं है, वहां पर प्लेटलेट्स को आप स्मॉलेस्ट सेल के रूप में जानते हैं। ओम जो है एक नॉन मोटाइल सेल होती है, यानी ये अपने आप से मूवमेंट नहीं कर पाती, चल नहीं पाती। जबकि स्पर्म जो है एक हाईली मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। स्पर्म की टेल पोर्शन के अंदर फ्रुक्टोज शुगर पाई जाती है, जो इनकी मूवमेंट के लिए एज अ फ्यूल काम करती हैं और ये काफी रैपिडली रन कर पाते हैं। अब इनके वाइबिलिटी पीरियड से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ओवम का जो जीवन काल या वाइबिलिटी पीरियड होता है वो ओव्यूलेशन से 12 से 24 घंटे तक का होता है। यानी ओवम के रिलीज होने के बाद 12 से 24 घंटे तक ओवम जिंदा रहता है। और आपसे पूछ लिया जाए ओवम रिलीज कब होता है, तो ये नेक्स्ट मैच्योरेशन पीरियड की डेट से 14 डेज पहले होता है। स्पर्म का वाइबिलिटी पीरियड यदि पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 48 टू 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे। ओवम के अंदर अगर क्रोमोसोम की बात की जाए तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं और एक एक्स एलोसोम होता है। और स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 ऑटोसोम होते हैं और एक एलोसोम होता है, चाहे वो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। अगर ओवम और स्पर्म यूनाइट होते हैं, जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो अगर यहाँ से 22x आया तो इसका मतलब है फीमेल चाइल्ड होगा। और यहाँ से 22x और यहाँ से 22y आया तो यहाँ पर मेल चाइल्ड बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while administer ear drop in infant, the nurse should pull the ear pinna to the ear. अगर किसी इन्फेंट में आप ईयर ड्रॉप डालने जा रहे हैं, तो इस बच्चे के ईयर पिन्ना को किस डायरेक्शन में आप पुल करेंगे, खींचेंगे? डाउनवर्ड बैकवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, अपवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड अपवर्ड? यहाँ पर ऑप्शन ए सही माना जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप किसी 3 साल से कम उम्र के बच्चे में ईयर ड्रॉप डालने जा रहे हैं, तो आप उसके ईयर पिन्ना को हमेशा पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड और डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे। बच्चे को लेटरल पोजीशन में लाइए और उसके बाद उसके ईयर पिन्ना को पकड़कर नीचे और पीछे की तरफ खींचिए। ऐसा करने से उसकी जो ईयर कैनाल है वो स्ट्रेट हो जाएगी और आप इजीली उसमें ईयर ड्रॉप इंस्टिल कर सकेंगे, ईयर ड्रॉप डाल पाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ईयर ड्रॉप डालने जाएं तो कभी भी मेडिसिन
ईयर ड्रम पर यानी कान के पर्दे में डायरेक्टली नहीं गिरानी चाहिए, इससे वो पर्दा ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। तो हमेशा ईयर कैनाल को पीछे और नीचे की तरफ खींचकर सीधा करें और मेडिसिन को जो ईयर कैनाल की वॉल है उसके सहारे से धीरे धीरे इंस्टिल करें, नीचे जाने दें। और याद रखिएगा ईयर ड्रॉप का जो टेम्परेचर है वो भी रूम टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। अब यदि बात की जाए कि आप किसी अडल्ट पर्सन के अंदर ईयर ड्रॉप इंस्टिल करना चाहते हैं तो आप कौन सी डायरेक्शन में ईयर पिन्ना को पुल करेंगे। यहाँ भी याद रखिएगा हमेशा अडल्ट पर्सन के अंदर ईयर ड्रॉप इंस्टिल करते समय आपको ईयर पिन्ना को अपवर्ड और बैकवर्ड पुल करके रखना है, यानी ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सेम है, इसे आप चाहें तो हटा सकते हैं। बैकवर्ड एंड अपवर्ड यानी पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ। अडल्ट में जब आप ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ खींचेंगे तब ईयर कैनाल सीधी होगी, और बच्चों में डाउनवर्ड और बैकवर्ड साइड में पुल करने पर ईयर कैनाल सीधी होगी। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।